बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हेस लॉ। ठीक है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। ओके, हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और ये इंपॉर्टेंट लॉ है। अब कहते हैं देयर आर मेनी कंपाउंड्स फॉर व्हिच डेल्टा एच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय कैलोरीमेट्रिक मेथड। ठीक है, हमने दो कैलोरीमीटर पढ़े थे, बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर में हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशंस या हीट ऑफ सॉल्यूशंस मेजर करते हैं। ठीक है, और जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसमें हम हीट ऑफ कंबस्टन को मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे नहीं होते जो डायरेक्ट एक स्टेप में ही प्रोसीड हो। इनके लिए फिर हम कौन सा कैलोरीमीटर इस्तेमाल करेंगे, या देयर आर सम रिएक्शन जिनके लिए कैलोरीमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो है वो बहुत ही कम होती है। ऐसी सूरत में हम फिर क्या करेंगे? कहते हैं देयर आर मेनी कंपाउंड्स फॉर व्हिच डेल्टा एन एच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय कैलोरीमेट्रिक मेथड। ठीक है, द रीजन इज दैट सम कंपाउंड्स, अभी एग्जांपल दे रहा है कौन से ऐसे कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय कंबाइनिंग कार्बन एंड क्लोरीन, यानी C और Cl4 प्लस कर दे तो आपके पास ये बन जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिमिलरली it does not decompose easily into its constituent elements. Constituent elements कौन से हैं? कार्बन है और फ्लोरीन गैस है। In the same way, दूसरी एग्जांपल, बोरोन ऑक्साइड B2O3 and aluminium oxide Al2O3 gives provides problem for the measurement of standard enthalpies of their formation. अब इनकी भी फॉर्मेशन जो है बोरोन की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन और एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन, इस दौरान भी जो एंथैल्पी चेंज आता है वो भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एनी कैलोरीमीटर। तो जिन एलिमेंट्स या जिन मॉलिक्यूल्स या जिन कंपाउंड्स की हम एंथैल्पीज डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उनकी एंथैल्पीज को मेजर करने का एक नया तरीका है व्हिच इज कॉल्ड एज हेस लॉ। In these cases, it is difficult to burn these elements completely in oxygen. अब वजह क्या थी कि कैलोरीमीटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? कहता है वेरी डिफिकल्ट टू बर्न दीज एलिमेंट्स कंप्लीटली इन ऑक्सीजन। जिस तरह हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में ग्रेफाइट को बर्न किया था, लेकिन यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स को लाइक बोरोन और एल्यूमिनियम को डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते, बिकॉज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड्स कवर्स द सरफेस ऑफ द अनरिएक्टेड एलिमेंट। सेकंड ईयर में आपको समझाऊंगी कि ऑक्साइड्स के ऊपर एक लेयर आ जाती है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है जिसकी वजह से उसकी फर्दर कंबस्टन रुक जाती है। सिमिलरली हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद, यानी हम C+O2 goes to CO2 तो लिख लेते हैं, लेकिन समटाइम्स CO भी बनती है इन द रिएक्शन जिसकी डायरेक्ट एंथैल्पी हम मेजर नहीं कर सकते बाय द यूज ऑफ एनी बॉम्ब कैलोरीमीटर। एज अ रिजल्ट of above mentioned problems, the chemist had to look for the methods of obtaining standard enthalpies of formation of indirect. ठीक है, the energy cycle shows two routes for converting graphite and oxygen to carbon dioxide. ठीक है, while the alternating route goes to via carbon monoxide. इस इक्वेशन को भी भूल के नेक्स्ट लिखें कि कार्बन है जैसे ये बर्न करता है विद ऑक्सीजन, ठीक है, और बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं इसकी हम डायरेक्ट कंबस्टन मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो है -393.7 किलो जूल पर मोल। नाउ दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, अब अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जब हम बर्न करेंगे, ये हाफ O2 इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करना है। ओके, हाफ O2 किसने लिखा है? बिकॉज ये इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। ओके, ये बैलेंस बैलेंस किस तरह करेगा कि अगर 2 से कैंसिल हो जाए तो ऑक्सीजन बचेगा और CO+O मिलकर CO2 बना देगा। ठीक है, अदरवाइज दिस इज O2 ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और इस दौरान भी एंथैल्पी चेंज आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। -283 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब कार्बन इनकम्प्लीट कंबस्टन करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसीड होती है, और इसकी डायरेक्ट एंथैल्पी हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आपके सामने यहाँ लगा हुआ है। अब इसकी डायरेक्ट एंथैल्पी मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखें जी, आपके पास है ये डायग्राम। यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगी हमें मालूम है 393.7 किलो जूल पर। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है इस पाथ पे, ठीक है, इस पाथ पे,
तो आपके पास जो है इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है वो भी हमें नोन, ठीक है ना, -283। मगर कार्बन जब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में ऐसे मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज हमें मालूम नहीं। बट देयर इज अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज हेस लॉ। हेस लॉ कहता है कि अगर एक रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, और अगर आपको 2 स्टेप की इंथैल्पी मालूम है, तो आप तीसरे स्टेप की इंथैल्पी मालूम कर सकते हैं बाय जस्ट द मेथड ऑफ एडिशन, ठीक है। ओवरऑल इंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच, ये ओवरऑल इंथैल्पी चेंज है, दिस इज इक्वल टू द डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। इसी के साथ साथ पहले हम हेस लॉ की थोड़ी सी डेफिनेशन को भी स्टडी कर लेते हैं। हेस लॉ कहता है if a chemical change takes place by several different routes, ठीक है। अब देखो एक केमिकल चेंज है वो 2 तरीकों से प्रोसीड हो रहा है, the overall energy change is same, ठीक है, whether the reaction proceed in 2 steps or whether the reaction proceed in 1 step, ठीक है, the energy change will be the same regardless of the route by which the chemical change occur, ठीक है। कोई भी रूट हो आपके पास, जिस तरीके से भी वो प्रोसीड हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो सेम होगा, प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर द सेम। यानी ये नहीं है कि अब आपने यहाँ पे कार्बन जो है वो डायमंड लिया और यहाँ पे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड में ग्रेफाइट को यूज करके बनाए, आपने सेम यानी सॉलिड जो भी आपने चीज चूज की है आपने वही केमिकल इसमें इस्तेमाल करना है। अब क्या है कि अगर ये रिएक्शन एक स्टेप, अब ये है एक सिंगल स्टेप, कार्बन प्लस O2 गोज टू CO2, दिस इज 1 स्टेप। इस 1 स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज है वो -393। तो कहता है कि अगर डेल्टा H1 और डेल्टा H2 जब आप ये इन दोनों को काउंट करेंगे, क्या करेंगे, डेल्टा H1 और डेल्टा H2 जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डेल्टा H के इक्वल आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें से क्या है कि डेल्टा H1 निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ये है, सिग्मा डेल्टा H या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब इसमें हमें डेल्टा H नोन है, ठीक है, -393, हमें डेल्टा H2 नोन है -283। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डेल्टा H1 फाइंड कर लेंगे विच इज -110 या -110 किलो जूल पर मोल। अब आप ये देखो -110, ठीक है, प्लस -283, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो आंसर पता कितना आता है, आंसर आता है जी -273। इसका मतलब है कि जब हमने H1 और H2 को प्लस करना है तो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है वो इक्वल टू द डेल्टा H -393 के इक्वल आ जाएगा, 293 सॉरी यहाँ, ठीक है। तो कहता है कि ये आपके पास है हेस लॉ। हेस लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में प्रोसीड हो तो उसका जो एंथैल्पी चेंज है ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, ठीक है, अगर वही रिएक्शन स्टेप्स में प्रोसीड हो तो उनकी स्टेप रिएक्शंस की जो एंथैल्पीज का सम है वो ओवरऑल एंथैल्पी के ओवरऑल मेन रिएक्शन की एंथैल्पी के इक्वल होगा, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो साइक्लिक चेंज में सिग्मा डेल्टा H साइकिल शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन विल बी द सेम वन। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक जनरल से उसने एग्जांपल दी है कि लेट A बी कन्वर्टेड इनटू D, ये डायरेक्ट रूट है डेल्टा H, जबकि एक रूट ये भी है कि A पहले B में कन्वर्ट हो फिर C में एंड देन कन्वर्ट इनटू D। तो A से B तक की कन्वर्जन डेल्टा H1 है, B से C तक की कन्वर्जन में डेल्टा H2 है एंड देन C टू D इज डेल्टा H3। अगर हम डेल्टा H1 डेल्टा H2 और डेल्टा H3 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो आंसर विल बी इक्वल टू डेल्टा H, यानी अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा H इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और इस दौरान सिग्मा डेल्टा H का मतलब ये है कि अगर हम इन तमाम डेल्टा H को सम अप करेंगे तो आंसर 0 के इक्वल आएगा। क्या, इन तमाम डेल्टा H को यानी डेल्टा H भी H1 H2 H3 सबको सम अप करेंगे तो आंसर 0 होगा। यानी इस साइक्लिक प्रोसेस में सिग्मा डेल्टा H यानी तमाम डेल्टा H का सम जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 0। ये जादू कैसे होगा इसको भी देखने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल को सर्च करते हैं। हमारे पास ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की का रिएक्शन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा, ठीक है। अब इसकी एक्वस फॉर्म है सोल्यूशन, और इसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन अलोंग विद वाटर, ठीक है। अब इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है
वो -89.08 किलो जूल के इक्वल आता है। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, इस दौरान ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मेन प्रोसेस। लेकिन दूसरा प्रोसेस ये है जो कि 2 स्टेप में प्रोसीड होता है। फाइनल प्रोडक्ट सेम, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 1 मोल, अब यहाँ 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा। ठीक है, एंड वी विल गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन द नेक्स्ट स्टेप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर बना देता है। ठीक है, डेल्टा H1 नोन है, डेल्टा H2 नोन है। अगर हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, -48.06 है और -41.02 है। तो आंसर कितना हो गया आपके पास, आंसर आपके पास जो है वो -89.08 के ही इक्वल आ गया। मीन्स के डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 था। हमने जब डेल्टा H1 और H2 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर -89.08 आया। अब अगर आप यहाँ से देखें तो सिग्मा डेल्टा H अगर हम करें, सिग्मा डेल्टा H, ठीक है, इनर साइड का, तो ये किसके इक्वल आएगा, आप देखो दोनों डेल्टा H को आप प्लस कर लेना तो -89.08, ठीक है, और फिर आपके पास जब आप प्लस करेंगी -89.08 को, यानी दूसरी तरफ भी आप इसको ले जाएंगी तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस 89.08 पे चला जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हुआ आपके पास सिग्मा डेल्टा H इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। ये दोनों एग्जांपल्स आपको इनकी इंथैल्पी चेंज वैल्यूज के साथ अच्छी तरह लर्न करनी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक काम करके बता देती हूँ, फिर बाद में आप ये ना कहिएगा कि मैंने अच्छी तरह शायद नहीं समझाया। यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सम अप करूंगी, ये भी याद रखना है आपने, अगर इंथैल्पीज इक्वल टू दिस वन आ रही है तो ये रिएक्शन जो मेन रिएक्शन है, जब हम इन स्टेप रिएक्शन, यानी ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, अगर हम इन स्टेप रिएक्शंस को भी प्लस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आंसर फर्स्ट इक्वेशन के बराबर आएगा, मेन इक्वेशन के। यहाँ पे ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ इस साइड पे और इस साइड पे है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करें, ऐड करें तो इट विल बी इक्वल टू 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही हो जाएगा ना, 2 NaOH, तो ये बन गए 2 NaOH। अब इक्वेशन के इस तरफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इधर इक्वेशन के इस तरफ है, यानी अगर हम इक्वेशन के इस साइन को इक्वल टू का साइन कंसिडर करें, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस तरफ लेकर आए तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये माइनस हो जाता है तो ये प्लस NaHCO3 है, इट मींस कि NaHCO3 इस रिएक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसीड हुआ और वहीं पर खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्लस CO2 हो गया आपके पास। ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू और गोज टू सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, Na2CO3, और उसी के साथ आपके पास आ गया वाटर। ओके, तो ये हमारे पास था कि जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है सिर्फ वही मतलब मेन एनर्जी चेंज के इक्वल नहीं आया, बल्कि जो इक्वेशंस हैं जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो भी मेन एनर्जी मेन इक्वेशन के इक्वल आ जाएंगे। तो दिस इज हेसिस लॉ। हेस लॉ की बेस्ट एग्जांपल है बॉर्न हेबर साइकिल, जिसमें हम लैटिस एनर्जी फाइंड करते हैं आयोनिक कंपाउंड की, जैसे कि बॉर्न हेबर साइकिल जो है वो आपको ज्यादातर लैटिस एनर्जी फाउंड करने के लिए सोडियम क्लोराइड की आएगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे सीखेंगे। होप आपको समझ आ गई है, अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप फिर क्वेश्चन कर सकती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू।